नमस्कार, जोहार। स्वागत है आप सभी का संकल्प से सिद्धि कार्यक्रम में। दोस्तों, इस कार्यक्रम के माध्यम से हम आपकी मुलाकात ऐसी पर्सनालिटीज से करवाते हैं जिन्होंने अपने जीवन में एक संकल्प लिया था। उस संकल्प को पूरा करने के लिए उनके अंदर एक जुनून आया और उन्होंने उस कार्य को सिद्ध किया। आज इसी क्रम में हम आपकी मुलाकात करवाने जा रहे हैं वैन सिल्क्स की फाउंडर वर्तिका बरनवाल जी से। तो वर्तिका जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे कार्यक्रम में। थैंक यू सो मच मुझे तो बुलाने के लिए। वर्तिका जी, सबसे पहले तो हम आपसे जानना चाहेंगे कि वैन सिल्क्स की शुरुआत कैसे हुई और कैसे ये धीरे धीरे आगे जाकर एक यूनिक वे में लोगों को सर्व कर पा रहा है। तो वैन सिल्क्स की शुरुआत साल 2016 में हुई थी। मेरी सिस्टर और मैं दोनों इसमें पार्टनर हैं। मेरी सिस्टर ने ही इसे स्टार्ट किया था। उनका नाम हर्षिता जिंदल है। हर्षिता जिंदल जी की शादी हुई थी छत्तीसगढ़ में, तो वो भी अपना एक पहचान बनाना चाहती थी। जब शादी के बाद एक बार अपना करियर का पॉज लग जाता है तो उनको एक अपना पहचान बनाना था और वो भी आत्मनिर्भर होना चाहती थी। तो उनको वो अपने फैमिली मेम्बर्स से बात की तो उनको समझ आया कि इधर भी एक प्रकार का सिल्क बनता है, कोसा सिल्क। ऐसी बातों बातों में ये निकला। उसके पहले मैं एक बैकग्राउंड बता देती हूँ। हम लोग एक्चुअली हम दोनों लोग भदोई से हैं। भदोई एक कालीन की नगरी है। इधर कालीन की बुनाई होती है और हम उसी बैकग्राउंड से आते हैं। तो हमने बचपन से ये बुनाई और जॉब वर्क ये सब चीज़ें बचपन से ही देखी हुई है। तो और ऑल्सो हम लोग एथनिक वेयर को बहुत क्योंकि हम बनारस के पास है भदोई, तो हम एथनिक वेयर को भी बहुत अपने दिल के करीब रखते हैं। आज भी हम इंडियन वेयर के पहनने का मौका ज़रूर ढूंढते हैं। जब भी मिलता है हम ज़रूर पहनते हैं। तो उनके दिमाग में एक तो था कि अगर इधर अगर कोई ऐसा कार्य होता है जहाँ पे बुनाई होती है तो वो मेरे लिए हेल्पफुल होगा, क्योंकि हम उस बैकग्राउंड से ऑलरेडी हैं। तो उनको जब ये पता चला कि छत्तीसगढ़ में कोसा सिल्क, जिसको इंग्लिश में टसर सिल्क बोलते हैं, वो बनता है, तो उन्होंने सोचा कि एक बार हम इन विलेजेस में जाके देखें, इन गाँव में जाके देखें कि कहाँ पे इसकी बुनाई होती है। इधर से ही उनको ये एक आइडिया आया कि हम टसर सिल्क सूट्स और साड़ीज़ और दुपट्टाज में के माध्यम से एक बिज़नेस स्टार्ट करते, जिसका नाम हम लोगों ने वैन सिल्क्स रखा। तो ये उन्होंने शुरुआत की थी और उसके बाद फिर मैंने उनको ज्वाइन किया था। आपकी दीदी हर्षिता जिंदल जी के साथ इस बिजनेस की शुरुआत करना, जिसमें आपकी दीदी हर्षिता जिंदल जी को ही ये बिजनेस आइडिया आया, ये कब और कैसे हुआ कि आपने अपनी दीदी के साथ हैंड्स ज्वाइन करे? तो जब उन्होंने स्टार्ट किया था तब तो मेरे बस MBA ख़त्म हुई थी, बट हम लोग हमेशा ऑन कॉल डिस्कशन रहता था, क्योंकि अगर आप कुछ भी स्टार्ट करते तो एक बार तो आपको लगता है अपनी फैमिली से बात करते थे। तो मैं उनमें से एक थी जिनसे हम लोग ऑलमोस्ट जब भी वो कुछ सोचते कि ये कर सकते या ऐसे कर सकते, तो मैं उनके साथ हैंड टू हैंड थी। कॉल्स पे हमेशा रहते थे, बट मैंने कभी ये नहीं सोचा था कि मुझे भी शायद आगे जाके ये करने का मन कर जाए। बट स्टार्टिंग से वैसे हम आइडिया जनरेशन में जुड़े हुए थे साथ साथ। कब और कैसे आपकी दीदी को एक नियर बाई चापा विलेज में ये बिजनेस आइडिया आया, या इस बिजनेस आइडिया के बारे में आपकी दीदी ने सोचा? तो जैसा कि मैंने बताया, वो छत्तीसगढ़ में उनकी शादी हुई बिलासपुर में। उनके नियर बाय प्लेसेस पे इसकी वीविंग होती थी, जो उनके फैमिली मेम्बर्स ने उनको बताया कि इधर भी एक एरिया है जहाँ पे वीविंग होती है, तुम एक बार ट्राई कर लो, क्या पता तुमको कुछ इधर से स्कोप मिल जाए। चापा विलेज में वो कैसे गई? चापा तो उन्होंने बताया कि इधर जैसे वो बिलासपुर में नियर बाय में इधर चापा विलेज है और कोरबा है और एक दो और विलेजेस है जहाँ पे आप विजिट करके देख लो कि आपको कैसा लगता है, कि आपको समझ आता है क्या वो बिजनेस। तो थोड़े से कॉन्टैक्ट के थ्रू वो उधर एंटर करके देखने की कोशिश की। फिर उनको एक आइडिया मिला कि क्यों नहीं हम इधर भी तो काम कर सकते हैं। जैसे हम उधर काम करते थे, कारपेट्स की बुनवाई करवाते थे, इधर हम अपना एक खुद का ब्रांड क्यों नहीं स्टार्ट कर देते। तो कब और कैसे मतलब इसकी शुरुआत हुई? चापा विलेज से आइडिया जनरेट होना, कैसे आइडिया जनरेशन के बाद आपने आगे इसकी तरफ आप मूव ऑन करें? तो जब ये चापा और सहारनपुर ये सब जगह पे वो जब विजिट करती थी, तो वो बुनकर लोगों से हमेशा मिलती रहती थी। रोज़ उनका जॉब वर्क देखती थी, वो किस किस प्रकार का वीविंग कर रहे हैं, कैसे कैसे वो लोग अपना लाइफ चला रहे हैं उधर। तो उनको एक उन्होंने फिर काफ़ी सारे मैन्युफैक्चरर्स से भी उधर बातें की, समझी कि इधर क्या प्रॉब्लम है, क्या चीज़ें चल रही है ऑलरेडी इतने साल से। क्योंकि छत्तीसगढ़ का टसर सिल्क काफ़ी फेमस है, अगर झारखंड में भी फेमस है और छत्तीसगढ़ में भी फेमस है, दोनों थोड़ा डिफरेंट टाइप का होता है। तो उन्होंने ये प्रॉब्लम समझा कि इधर एक समय था कि छत्तीसगढ़ में काफ़ी साल तक एक्सपोर्ट भी होता था टसर सिल्क का, बट वो धीरे धीरे डिटोरिएट हो रहा है। एक तो उनको एक ड्रॉबैक दिखा कि ये चीज़ क्यों हो रहा है, इस पर हम लोग को काम करना चाहिए। और हम जिस बैकग्राउंड से आते हैं वो मैन्युफैक्चरिंग और एक्सपोर्ट का ही बैकग्राउंड है। तो पहला चीज़ तो ये था कि वो पहले सोचे कि पहले इंडिया में ही ट्राई कर ले कि कैसे इसको ये जो गैप आ गया इसको कैसे मीट किया जाए।
फिर धीरे धीरे हम देखेंगे हमें एक्सपोर्ट की तरफ कैसे जाना है। तो मेजर आइडिया उधर से ही आया है। मतलब आइडिया जनरेशन किस तरीके से स्टार्ट हुआ? आपने एक ड्रॉबैक देखा कि हाँ ये ड्रॉबैक है, तो क्या ड्रॉबैक्स आपने आइडेंटिफाई करे? तो एक तो उधर जैसे उधर क्रिएटिविटी बिल्कुल नहीं थी, लेबर ज़रूर था, बहुत ज़्यादा स्किल्ड लेबर बहुत नहीं थी, और क्रिएटिविटी थोड़ा मार खा रहा था उधर की। एक ही टाइप के प्रोडक्ट्स बार बार बन रहे, काफ़ी साल से एक ही टाइप का जो पैटर्न है वही बना जा रहा है। तो उनको लगा कि ये एक अपॉर्चुनिटी हो सकता है कि अगर हम इसको उठा के आज हम अपने ही शहर का, जैसे व्हेन वी सेइंग वोकल फॉर लोकल हम हो रहे हैं, एक तरह से ये वही है कि हम अपनी ही एरिया को एम्पावर कर रहे हैं कि हम कुछ नया दे सकते हैं मार्केट में। तो उनको लगा कि वाई नॉट एक नया टाइप का प्रोडक्ट बनाते हैं जिसमें थोड़ा क्रिएटिविटी ऐड करते हैं। सिल्क तो वैसे ही है, सिल्क का कभी मेरे ख्याल से भारत में तो सिल्क कभी कहीं नहीं जाने वाला है। तो उन्होंने सोचा कि कुछ नया करते हैं उसमें। तो उन्होंने फिर ये डिसाइड किया कि ये जितने भी ड्रॉबैक्स है इनको एक बार क्लब इन करके ट्राई करते हैं कि क्या पता कुछ वर्कआउट कर जाए। इन्होंने ये आइडिया ऐसे जनरेट हुआ, फिर बाद में उन्होंने धीरे धीरे फिर उसकी शुरुआत की। इंस्पिरेशन क्या रहा आपकी दीदी का इस बिजनेस को स्टार्ट करने से पहले? इंस्पिरेशन की बात करें तो एक तो आपने जो चैलेंजेस देखे वो, उसके अलावा जब भी हम क्योंकि हम बचपन से ही बुनाई देख रहे हैं, हम बचपन से ही कारपेट मैन्युफैक्चरिंग क्लोथ्स का बैकग्राउंड है, क्लोथ्स का नहीं कालीन का बैकग्राउंड है। तो हम लोग बचपन से ही बुनाई देख रहे थे, और बनारस के पास रहने की वजह से सिल्क से भी बहुत प्यार था। एक तो दो प्यार अगर एक साथ मिल गए हमारे लिए, तो हमारे लिए तो फिर हमारे लिए वो एक स्टार्ट अच्छा हो गया। तो हमारे पास एक एक्सपर्टीज़ था जो हम जल्दी समझ पाते थे कि बुनाई कैसे होती है, क्या होती है, उसको मिला के। और फिर इधर के जितने ड्रॉबैक्स को हम लोग सोचे कि हम बुनकर को एम्पावर करें, वो हमें एम्पावर करें। इधर से वयन सिल्क को इंस्पिरेशन मिला कि हम लोग को ये ब्रांड एक स्टार्ट करना चाहिए। ऑल्सो जब हमने स्टार्ट किया था तो हम आई थिंक इकलौता ब्रांड थे जो सिर्फ टसर सिल्क में डील करते थे छत्तीसगढ़ का। तो एक तरफ से हम अपने छत्तीसगढ़ के बेल्ट का जो टसर सिल्क बनता था उसको प्रमोट कर रहे थे। डायरेक्टली हम लोग वो भी कर रहे थे, और हम लोग भी उसी हिसाब से काम करना शुरू किया। चैलेंजेस की बात आपने करी कि चैलेंजेस आपने कुछ फेस करा था इनिशियली, जिसको लेकर आप टैकल करते हुए आगे बढ़े। जी, तो मैंने अभी जो चैलेंजेस की बात करी, चैलेंजेस में यही सब मैंने बोला कि जैसे जब क्या होता है कि एक प्रोडक्ट बहुत समय तक एक ही तरह से बनता है तो उसमें कोई न्यूनेस नहीं है। आज फैशन इतना तेज़ बढ़ रहा है, इतना जल्दी चेंज हो जाता है। आज ये कलर चल रहा है तो कल कोई और कलर चलता है, आज अगर ये डिज़ाइन चलता है तो कल कोई और डिज़ाइन चलता है। तो ये जो चैलेंज था, ये चैलेंज आई थिंक हर फैशन इंडस्ट्री में अभी भी है। हर दिन हर ब्रांड नया नया काम करने की कोशिश कर रहे हैं। हमने भी उसी चैलेंज को पकड़ के उस चैलेंज को एक बार हमने भी सोचा कि एक बार हम भी ट्राई करते कि अगर हम इस चैलेंज को मीट कर पाते कि नहीं। और आज की डेट में हम ऐसे यूनिक टाइप के टसर सिल्क पे जॉब वर्क कराते, फिनिशिंग कराते हैं। जैसे जो मैंने अभी भी पहना हुआ है ये टसर सिल्क ही है। तो हम ऐसा कुछ यूनिक लाते हैं कि हर टाइप का एज ग्रुप इसे पहन सके, और हमारा सिल्क कहीं ना जाए, हमारे छत्तीसगढ़ का सिल्क अभी उधर रहे, एक लुक भी आए, एक लुक भी आए जी। और एक जो मतलब ऑन गोइंग पैटर्न्स चल रहे थे, उन पैटर्न्स को आपने ब्रेक कर कुछ नई क्रिएटिविटी के साथ लोगों को ऑफर करना स्टार्ट तो हमने काफ़ी सारे जॉब वर्क्स कराने शुरू किए। जैसे अलग अलग टाइप की एम्ब्रॉयडरीज कराई, अलग अलग टाइप का हमने प्रिंटिंग कराया, हैंड पेंटिंग कराया। जैसे कि वो मैं आप मेरे पेजेस पे देख सकते हैं, मेरे वेबसाइट पे देख सकते हैं। जैसे अब कटवर्क में आज हम लोग काफ़ी एग्जीबिशंस करते हैं, तो मैंने नोटिस किया कि आजकल कटवर्क का बहुत फैशन है, लेकिन वो हमेशा कॉटन पे, ऑर्गेन्जा पे, ये सब पे दिख रहा था। तो मैंने सोचा कि एक बार हम लोग भी ट्राई कर लेते, उसमें क्या है, हम भी एक बार ऐसे बनवा के देखते हैं और हम भी उस पर कटवर्क कराते हैं। मतलब ये इतना अमेजिंग कॉन्सेप्ट आया कि जब हमने उसको फर्स्ट टाइम अपने एग्जीबिशन में लगाया, अपने मेरा एक बुटीक स्टोर है रांची में भी, हमने जब फर्स्ट टाइम हमें बहुत ही अच्छे रिस्पांस मिले। मतलब उनका कहना था कि सिल्क में हम कभी इमेजिन नहीं करते कुछ इतना भी डिफरेंट टाइप का बन सकता है। हम हमेशा से वही सोचते थे, वही टिपिकल वो टेम्पल बॉर्डर बना हुआ एक टसर सिल्क की साड़ी होती है, हम वही हमेशा से समझते थे। तो उस पर हमको एक एज मिल जाता है। वयन सिल्क्स नाम आपने क्या सोच कर रखा, क्या कंसेप्ट रही इस नाम को रखने के पीछे की? तो हम लोग काफ़ी समय तक जब मेरी बहन ने स्टार्ट किया था तो काफ़ी समय तक वो नाम में बड़ा कंफ्यूज हो रही थी कि क्या रखना चाहिए। सिल्क तो करना है, काम पता है कहाँ से करना है, अब कंफ्यूजन हो तो नाम क्या रखना है। तो हम लोग बार बार सोचे थे बुनाई को ही, मतलब क्योंकि ये बुनाई होती है इसकी, तो हम उसको ही थोड़ा सा बेस बना के उसी पे नाम ढूंढते। फिर हमें ये एक नाम मिला वयन। हमने बहुत सारे वर्ड्स ढूंढे, गूगल किया कि सब लोग गूगल करते, हमने भी गूगल किया कि क्या होता है। तो वयन का एक्चुअल मतलब होता है बुनाई।
Okay. वयन का मतलब होता है बुनाई, एंड वयन सिल्क्स इसलिए क्योंकि हम सिल्क्स का काम कर रहे हैं, तो हमने फिर इस तरह से उसका नाम और इस तरह से वयन सिल्क्स का कॉन्सेप्ट आया। छत्तीसगढ़ी डिजाइन का कुछ यूनिक कंसेप्ट बताइए जो आप यहाँ पे इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। तो जब छत्तीसगढ़ी सिल्क की बात हम करते हैं, छत्तीसगढ़ में ना तो कोसा सिल्क जो है, जिसको हम टसर सिल्क भी बोलते हैं, वो काफ़ी जगह बनता है। लेकिन जो छत्तीसगढ़ में बनता है, वो छत्तीसगढ़ में जो कोसा सिल्क बनता है वो देसी कोसा से बनता है। उसका जो सिल्क वर्म की ब्रीडिंग होती है वो छत्तीसगढ़ में ही सिर्फ होती है, और थोड़ा रेयर है ये, मतलब ये हर तरफ होता नहीं है। तो अगर डिफरेंस आप बोलेंगे, जैसे भागलपुर में टसर है और बनारस में टसर, हर तरफ में टसर अलग है, लेकिन ये चाइना का टसर भी होता है। और छत्तीसगढ़ में क्या है, उधर सिर्फ देसी टसर पे काम किया जाता है, तो वो छत्तीसगढ़ का बेस है। और इसमें हमने यूनिक कैसे ऐड किया, क्योंकि ये जब हमने स्टार्ट किया था तो छत्तीसगढ़ के टसर में भी ना थोड़ा सा कोर्स, थोड़ा सा खड़ा मटेरियल था, तो हमें भी कंफर्टेबल नहीं लगता था, क्योंकि अगर आज हम कुछ बेचना चाहते तो हम चाहते हैं कि हमें भी कंफर्टेबल लगे हम पहनने। हाँ जी, उसी के लिए लोग पैसे देते हैं। हाँ जी, तो हमने ये नोटिस किया कि अगर हम इसको थोड़ा अलग तरीके से फिनिशिंग कराते हैं या अलग तरीके से ऐसा सॉफ्ट कर देते कि आज इतना कंफर्टेबल, जैसे मैं आज इतनी कंफर्टेबली इसमें बैठी हुई हूँ, इतना कंफर्टेबल देना था हमें भी, क्योंकि अगर हम बस डिज़ाइनिंग करते रहे और वो उतना ही खड़ा का खड़ा रह जाए तो लोग पहन नहीं पाएंगे। तो हमने उसको थोड़ा सा मर्ज किया। मेजरली हमने जॉब वर्क और फिनिशिंग पे काम किया है। आप अपनी दीदी के साथ कब और कैसे जुड़ी? क्या आप शुरुआत में ही अपनी दीदी के साथ बिजनेस आइडियाज वगैरह में जुड़ी हुई थी, या किस प्रकार से आपका उनके साथ एंटेंगलमेंट हुआ? तो अब जब उनकी शादी हुई तब उन्होंने स्टार्ट किया, फिर उसके बाद मेरी शादी होगी रांची में, तो हम दोनों लोग अपने अपने फैमिली बिजनेस में ही थे। कारपेट, कालीन का मैंने जो आपको काम बताया, हम लोग उसी में थे, मैं भी उसी में जुड़ी हुई थी। फिर जब मेरी शादी हुई तो फिर मेरा भी वही क्वेश्चन हो गया कि अब मैं क्या करूँगी, क्योंकि हम लोग स्टार्टिंग से ही काम करते रहे, स्टार्टिंग से ही एम्बिशियस रहे, स्टार्टिंग से था कि हम लोग को आत्मनिर्भर रहना है। तो हम लोगों ने, फिर हम दोनों ऐसे बात करते रह गए कि हम तो उन्होंने मेरे को बोला कि तुम मेरे को ही ज्वाइन कर लो, तुम्हारे आइडियाज़ मैं स्टार्टिंग से सुन रही हूँ, तो वाई नॉट हम ही दोनों लोग मिल के इसको आगे लेके जाते हैं। तो ऐसे ही मैंने 2021 में उनको ज्वाइन किया, जब मेरी शादी रांची में। आप लोग दोनों बहनों ने मार्केटिंग और सेल्स करा हुआ है जी। तो आपने अपने एजुकेशन स्किल्स को अपने स्टार्टअप में किस प्रकार से यूज किया इकट्ठे मिलकर? हाँ, तो हम दोनों का MBA मार्केटिंग एंड सेल्स में है, और हमने ऑब्वियसली अपना फैमिली बैकग्राउंड से काफ़ी एक्सपोजर मिल चुका है हमें, तो हमें आइडिया तो था ही कि क्या कर सकते हैं, क्या करना चाहिए। जब मैं रांची में इधर आई तो मेरे को लगा कि पहले तो मैं रांची मार्केट को समझ लूँ, क्योंकि मुझे भी तो कोई आइडिया है नहीं। तो मैंने स्टार्ट किया, पहले हमने सोचा कि थोड़ा थोड़ा इन्वेस्टमेंट करके एग्जीबिशंस करना शुरू करते हैं। फिर जब रांची में मैंने ऐसे एग्जीबिशन किया, उसके अलावा हमने काफ़ी एग्जीबिशंस किए और मुझे बहुत ही अच्छा रिस्पॉन्स। एग्जीबिशंस का क्या रोल प्ले रहा आपके स्टार्टअप ग्रोथ में? तो एग्जीबिशंस का तो बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल रहा है, क्योंकि इनिशियली जब हमने स्टार्ट किया था तो हमने एक दो हमारे रिटेलर्स, हमारी फैमिली और फ्रेंड्स में कुछ रिटेलर्स हैं, उनके शॉप में अपने प्रोडक्ट्स रखवाए थे देखने के लिए कैसा हमारे चलेगा, क्योंकि हमने थोड़ा इनोवेट तो कर लिया बट हमें मार्केट नहीं पता था। तो इस तरह से हमने एक होलसेल मार्केट पकड़ा जहाँ पे हम बुटीक्स को और ये शॉपकीपर्स के पास रखा है। उधर से जब हमें अच्छा रिस्पॉन्स है तो हमने सोचा कि वाई नॉट हम एग्जीबिशंस करना शुरू करें, ताकि हम रिटेल B2C कस्टमर्स को टारगेट कर सकें, डायरेक्टली कस्टमर्स को। तो एग्जीबिशंस काफ़ी अच्छा रोल प्ले किया, हमने काफ़ी शहरों में एग्जीबिशंस किया, हैदराबाद, दिल्ली, वाइजैक, विजयवाड़ा, बैंगलोर, रांची में मैंने मल्टीपल एग्जीबिशंस कर लिए। उससे क्या हुआ कि हमारे पास काफ़ी कस्टमर्स जुड़ गए, और वो इतने अच्छे से जुड़े हैं कि आज भी वो हमें, जब भी वो अपना साड़ीज़ भी पहनते हैं, सूट्स भी पहनते हैं, वो हमेशा फ़ोटो भेजते हैं हमें कि आपका ये साड़ी बहुत सुंदर था, हमें बहुत कॉम्प्लीमेंट्स मिले। एंड यही लोग फिर हमें वर्ड ऑफ माउथ से काफ़ी कस्टमर्स दिए। ऑल्सो ये वही लोग हैं जो हमें हमारी वेबसाइट से खरीदते रहते हैं। मार्केट टैपिंग की अगर बात करें वर्तिका जी, तो एक बार आइडिया जनरेशन हुआ, आइडिया जनरेशन के बाद आप लोग उसके ग्राउंड लेवल इम्प्लीमेंटेशन की तरफ बढ़े, साथ ही आपने मार्केट टैपिंग के लिए क्या कुछ करा? तो मार्केट टैपिंग के लिए फर्स्ट थिंग्स तो हमारा फैमिली और फ्रेंड सर्कल में ही हमने पहले बात की कि हम ये नया स्टार्ट कर रहे हैं। पहले उनका क्या होता है कि आप जब कुछ काम करते हैं आप हर समय पे फीडबैक चाहते हैं, क्योंकि आप हर समय कुछ सीख रहे हैं। तो हमने पहले अपने फैमिली फ्रेंड्स से ही सीखा, फिर किसी फैमिली मेम्बर ने ही बताया कि मेरे कुछ फ्रेंड्स हैं कोलकाता में, कुछ रिलेटिव्स हैं जिनके स्टोर्स है, वो लोग टसर में डील करते हैं, आपका प्रोडक्ट बहुत अच्छा, आप उनके साथ एक बार टाई अप करके देखिए। तो जब हमने उनके साथ टाई अप किया
फिर उधर से हमें काफ़ी अच्छा रिस्पांस मिला। सिमिलरली हमें एक दो और कॉन्टैक्ट्स मिले जो हम जयपुर और बैंगलोर जैसी शहरों में भी थोड़ा कॉन्टैक्ट ऐसे मिले हमें। ये सब फैमिली फ्रेंड्स के थ्रू ही मिला, बातों बातों में। और पैन इंडिया लेवल पे ऑनलाइन माध्यमों का भी क्या हाँ आपने जी। इस्तेमाल करा? तो उसके बाद जब ये सब होने लगा सब कुछ, तो मैं और मेरी सिस्टर बात तो करते थे, तो मैंने बोला कि आई थिंक टाइम हो गया कि हम एक बार वेबसाइट भी बना देते हैं। थोड़ा और एक्सपैंड करें। हम थोड़ा सा और एक्सपैंड करके बाकी सारे मार्केट्स भी टैप करते, क्योंकि हम कितने सालों के बाद आपने डिसाइड करा? या कितने ये टाइम के एक बाद? साल में ही हमने डिसाइड कर लिया था कि हमें expansion वेबसाइट, करना है। हाँ हमें वेबसाइट तो बना ही लेना चाहिए, क्योंकि वो ये भी एक दौर है जहाँ पे डिजिटल मार्केटिंग, डिजिटल इंडिया की हमारे ऑनरेबल प्रधानमंत्री भी बात करते रहते हैं, तो हम भी उसी। आपका डिजिटल प्लेटफॉर्म काफी फ्लरिशिंग है, मैंने देखा। हाँ, फिर अभी जब से मैंने ज्वाइन किया, क्योंकि मैंने भी डिजिटल मार्केटिंग का कोर्स किया हुआ है, तो फिर मैंने उसको यूज़ करके हम लोगों ने अपना इंस्टाग्राम फेसबुक को भी थोड़ा सा अब एकदम एक्टिव रखा हुआ है, क्योंकि आजकल जो दिखता है वो बिकता है, वो तो जो दिखता है वो बिकता है। तो उस हिसाब से हमने भी इसको ऑनलाइन प्लेटफॉर्म यूज़ किया और अब हमारे पास ऑर्डर्स आते रहते हैं। तो किस किस जगह पे फिलहाल ये आपका स्टार्टअप बिजनेस ऑपरेंट है? ये अभी फ़िलहाल तो रांची और छत्तीसगढ़ में, जो मेरी सिस्टर देख रही है छत्तीसगढ़ का और मैं इधर देख रही हूँ। और हम लोग क्या करते हैं, हम एग्जीबिशंस पे बहुत ध्यान देते हैं कि हर शहर में हमारा एक प्रोडक्ट जाए। तो क्या रांची और छत्तीसगढ़ के अलावा मतलब आपके सेल्स अदर प्लेसेस या अदर सिटीज में भी जा रहे हैं फिलहाल? जी, जैसा कि मैंने बोला कि हमारे पास वेबसाइट है, हमारे पास सोशल मीडिया है, उस माध्यम से हमारा साउथ इंडिया में काफ़ी अच्छा बेस बन गया है। इवन हम काफ़ी सारे बुटीक्स को सप्लाई करते हैं, जो मैंने आपको बोला कि हम एक तो B2B करते हैं और एक B2C करते हैं। तो होलसेल हम उधर उनके साथ करते हैं, बुटीक्स और शॉप्स के साथ, और जो डायरेक्टली हम कस्टमर्स को सेल करते हैं वो तो हम रांची में करते हैं और ऑल ओवर इंडिया ऑन आवर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स एंड द वेबसाइट। रांची झारखंड में आपने अपने बिजनेस को किस प्रकार से ग्रो किया, या बात करें अगर पूरे झारखंड में आपने अपने बिजनेस को किस प्रकार से ग्रो किया? तो जब मैंने रांची में स्टार्ट किया था, तो मैंने सबसे पहले एग्जीबिशन ही किया था। मैंने एक दो एग्जीबिशंस किए थे इधर, कुछ होटल्स में मैंने एग्जीबिशन किया और मेरे को काफ़ी अच्छा रिस्पांस मिला। मतलब वो लोग इतनी खुश थे देख के कि अच्छा टसर सिल्क में ऐसा भी कुछ बनता है, क्योंकि मैंने आपको बोला कि इस तरफ सारा सब कुछ भागलपुर का आता है, तो लोगों के दिमाग में यही कॉन्सेप्ट है कि वही सेम टेम्पल बॉर्डर हो, वही सेम हैंड पेंटेड जो टिपिकल चीज़ें हैं। बेसिक डिफरेंसेस की अगर बात करें तो अदर टसर सिल्क और छत्तीसगढ़ी टसर सिल्क में क्या डिफरेंसेस होते हैं जिसको कि लोग जिससे अट्रैक्ट हो रहे हैं? हम लोग जिस चीज़ का एज ढूंढ रहे हैं वो हमारे डिज़ाइनिंग, क्रिएटिविटी और नए नए टाइप का जॉब वर्क। मैंने आपको बोला कि स्टार्टिंग से हम लोगों ने जॉब वर्क पे बहुत मेहनत की कि हम कुछ डिफरेंट दें आपको। जैसे हमने ऐसा भी एक सीरीज़, एक रेंज निकाला था जहाँ पे हमने बनारसी टाइप का जरी वीविंग कराया था। तो वो सब चीज़ें टसर सिल्क में नहीं है। जैसे हमने एक सीक्वेंस का पूरा एक रेंज निकाला था, ये सब काफ़ी अच्छा गया हमारा। तो हम ऐसे ही ट्राई करते रहते कि हम क्या नया काम कर सकते हैं, क्या नया उस पर काम करवा सकते हैं, और उसी से मुझे एक एज मिल जाता है कि मैं रांची में कुछ डिफरेंट रखी हूँ। एंड ऑनेस्टली मेरे पास अभी टचवुड बहुत ही बढ़िया कस्टमर्स है जो हमें बहुत प्यार देते हैं, हमें बहुत सपोर्ट करते हैं। एंड एक के बाद एक वो हमें इतना अच्छा वर्ड ऑफ माउथ के थ्रू इतना ज़्यादा मेरे को उन्होंने कस्टमर्स दिया है कि मेरे को इतना कॉन्फिडेंस हो गया कि मेरे को भी अब रांची में एक स्टोर खोलना है प्रॉपर्ली। यूनिकनेस क्या है आपके स्टार्टअप की जो इसे एक अलग यूनिक स्टैंड प्रोवाइड कर रहा है? अभी तो फ़िलहाल हम लोग थोड़ा सा कोशिश कर रहे हैं कि रांची में प्रॉपर मार्केट बनाने का। यूनिकनेस इन द सेंस मेरा प्रोडक्ट ही यूनिक है। हम लोग, हमारा काम ही सिर्फ प्रोडक्ट, आप अपना प्रोडक्ट अच्छा बनाओ लोग ऐसे ही खरीदने आते हैं। तो हम मेजरली प्रोडक्ट पे काम करते हैं। हर चीज़, हर डिज़ाइन, हर कलर, किस टाइप का कलर चल रहा है, किस टाइप का कलर ट्रेंडी है, किस टाइप का काम ट्रेंडिंग है, तो मैं वो मॉडर्न एज दे रहे हैं हम लोग हमारे भारतीय साड़ीज़ को, सूट्स को, जो हमारा इंडियन आउटफिट्स है, हम उसको एक मॉडर्न ट्रेंड दे रहे हैं। तो वही हमारा एक एज है जिससे हम लोग थोड़ा सा डिफरेंट है कंपेयर टू बाकी सारे ब्रांड्स। जब भी किसी न्यू स्टेट में आप अपने बिजनेस को सेटअप करने के लिए जाती हैं तो क्या व्यू पॉइंट चैलेंजेस लोगों की साइड से आपको फेस करनी पड़ती हैं? अच्छा, सबसे बड़ा चैलेंज है, जो सबसे ज़्यादा क्वेश्चन हम सुनते हैं कि ये सिल्क प्योर है ना। मतलब फीमेल्स जितनी भी औरतों को हम सेल करते हैं, सबसे बड़ा क्वेश्चन उनका ये रहता है। कोई भी सिल्क अगर खरीदते हैं तो सबको लगता है कि हम जो सिल्क खरीद रहे हैं वो प्योर है कि नहीं है। तो हम उनको जैसे, तो बहुत लोग तो ऐसे जिनको एजुकेशन, जो ये प्रोडक्ट समझते, छू के ही समझ जाते हैं क्योंकि वो बहुत साल से ले रहे हैं, तो उनको लगता है कि ये तो प्योर है और उसका वो प्राइस उनको जस्टिफाइड लगता है। कुछ कस्टमर्स ऐसे होते हैं जिनको लगता है कि ये इतना महंगा क्यों है। अब ये सब जो क्वेश्चन है, ये सब हमारा ये चैलेंजेस हो जाते हैं क्योंकि हमें सेल टैकल कैसे करती हैं? हम टैकल ऐसे करते हैं, हम उनको एडुकेट करने की कोशिश करते हैं। देखिए, कोई भी प्रोडक्ट आप खरीदते हैं और आपको समझ नहीं आएगा ये क्यों इतना महंगा है, ये क्यों ऐसा बना है।
लेकिन अगर आप उनको एक्सप्लेन करते रहें कि ये क्यों ऐसा है, जैसे अब हम उनको बोलते हैं कि प्योर है, कि जैसे उनका फर्स्ट क्वेश्चन होता है प्योर है कि नहीं, हमारे वेबसाइट पे भी साफ साफ लिखा हुआ है कि हम सिल्क मार्क सर्टिफाइड है, हमारा सर्टिफिकेशन भी ऊपर हमने अपलोड किया हुआ है। इवन हमारा जो रांची का जो बुटीक स्टोर है उसमें भी हमने एक सर्टिफिकेट लगाया हुआ है कि वी आर सर्टिफाइड फ्रॉम द गवर्नमेंट, कि हम प्योर सिल्क में डील कर रहे हैं। सिमिलरली वी हैव टैग्स, स्मॉल सिल्क मार्क के टैग्स होते हैं जो सिल्क मार्क कम्युनिटी से ही हमें मिलता है। हम तो वो आप लगा के रखते हैं? हाँ, वो हम कस्टमर्स को देते हैं। और सेम हमारे जो वेबसाइट पे भी ऑर्डर होता है वो ज़रूर लगाते हैं, क्योंकि हम नहीं चाहते कि कोई कुछ, क्योंकि प्रोडक्ट्स 4000 से स्टार्टिंग है, तो कोई अगर आप इतना ऑनलाइन भी खरीदेंगे तो उनको भी तो चाहिए श्योरिटी कि आप कुछ प्योर ले रहे हैं। तो क्वालिटी पे कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करते, बट हम उनको एडुकेट करते हैं। वर्तिका जी, क्या कुछ चैलेंजेस आपने फेस करी स्टार्टअप को स्टार्ट करने के दौरान? स्टार्टअप को स्टार्ट करने के दौरान सबसे बड़ा चैलेंज था कि छत्तीसगढ़ में स्किल्ड लेबर नहीं थे। मतलब हमने ये नोटिस किया कि जो लोग इतने समय से बस एक टाइप का काम कर रहे हैं उनमें कोई क्रिएटिविटी तो है नहीं। उसको ही हमें इन्हांस करना, तो उनको उसको एडुकेट करना था कि वो हम लोग कैसे कर सकते मिलके, क्योंकि हमें भी कुछ नया बनाना था। एक चीज़ ये था, दूसरा चीज़ ये था कि हैंडलूम्स भी उधर काफ़ी कम थे और पावर लूम्स बहुत ज़्यादा थे। तो ये सब जो चैलेंजेस थे, एंड ऑल्सो जिस देसी कोसा की मैं बात कर रही हूँ वो भी थोड़ा रेयर हो गया है। तो जो ये सिल्कवर्म है जिससे ये देसी कोसा बनता है वो भी थोड़ा रेयर हो गया है। तो ये सब चैलेंजेस थे जो सेटअप करने में हमें पड़े, कि हमें थोड़ा मीट करना पड़ा अपना प्रोडक्ट बनाने के लिए। आपने स्टार्टअप को शुरू करने से पहले एक रिसर्च भी कंडक्ट करा, तो क्या मतलब किस तरीके से आपने वो रिसर्च कंडक्ट करा और क्या कुछ समझ आया आपको वो रिसर्च कंडक्ट करने के बाद अपने स्टार्टअप बिजनेस को लेकर? तो जब हमने रिसर्च किया, पहला रिसर्च तो यही था कि अब हम साड़ीज़ और सूट्स में जा रहे हैं, तो पहला तो ये है कि ये मार्केट अच्छा है, हमारे लिए अच्छा है कि नहीं है। फिर हमें ये समझ आया कि ये तो भारतीय संस्कृति से जुड़ा हुआ है, ये तो कहीं नहीं जाने वाला है। फिर हमने रिसर्च किया कि कहाँ कहाँ पे लोग साड़ीज़ पहनना शुरू किए, कहाँ पे पहनते हैं साड़ीज़, कहाँ पहनते हैं, कहाँ पे अभी भी उसका डिमांड बहुत हाई है। तो हम लोगों ने ऑफ कोर्स गूगल के थ्रू लोगों से बातचीत करके फीडबैक्स हमने खूब लिए। हम क्या समझ में आया आज भी हम फीडबैक लेते हैं को लेकर इस रिसर्च तो के फिर बाद? हमने फर्स्ट एग्जीबिशन किया था हैदराबाद में। अब हैदराबाद क्यों? क्योंकि हैदराबाद एक बड़ी शहर है, उधर का स्पेंडिंग पावर भी ज़्यादा है। हमने जो फर्स्ट एग्जीबिशन किया था हैदराबाद में, उधर से हमें बहुत ही अच्छा रिस्पांस मिला था। मतलब वन ऑफ द बेस्ट एग्जीबिशन जो हमने किया था वो वही एग्जीबिशन था, जहाँ से हमें एक पुश मिला कि है मार्केट है, बस हमें थोड़ा सा ढूंढना है, हमें थोड़ा सा स्विम करके देखना है कि कहाँ कहाँ पे मार्केट है। तो आपको किन किन एरियाज में समझ में आया कि आपके बिजनेस के लिए यहाँ पे मार्केट एग्जिस्टिंग है इन सिटीज या एरियाज में? तो हम लोग तो पहले मैंने आपको बोला, हम लोग सदर्न इंडिया में ही, साउथ इंडिया में ही ज़्यादा मेहनत की। हम लोग विजयवाड़ा गए, हम लोग विशाखापट्टनम गए, हम बैंगलोर गए, कोची गए, हैदराबाद है। उसके बाद हमने सोचा कि हम एक बार नॉर्थ में भी पूरा, हमने मेजरली स्टार्टिंग ही एग्जीबिशन के थ्रू ही अपना रिसर्च भी किया। हाँ, तो आपको रिसर्च के बाद ये समझ में आया कि सदर्न पार्ट्स ऑफ इंडिया में साड़ीज का डिमांड ज्यादा है और लोग ज्यादा एडोर करते जी हैं। जी जी। और फिर हम वही सोचते हुए हम सोचे कि हमने भी एक बार दिल्ली और साइड में भी देख लेते हैं। दिल्ली साइड हो गया, बनारस साइड हो गया। बनारस में इतना नहीं बोलेंगे चला, क्योंकि बनारस खुद में ही एक सिल्क हब है और बनारसी सिल्क का अलग ही चार्म है, बट उसका अलग ही टेस्ट है। तो उनका अलग उधर से इतना अच्छा रिस्पांस नहीं है। बट फिर भी हमने कुछ बनारस में कुछ साड़ी शॉप्स है जिनके साथ हमने टाई अप किया हुआ है कि हम उनको होलसेल पे देते हैं। इसी प्रकार हम एग्जीबिशन के थ्रू हमें कुछ बुटीक्स मिले। कभी कभी क्या होता है, एग्जीबिशन में कोई बुटीक्स भी विजिट करते हैं, हमें आपको पता नहीं होता एग्जीबिशन में कौन आ रहा है। तो जब हम लोग हैदराबाद स्टार्ट किए थे, तो एक बुटीक वाले, उनको बहुत ही अच्छा लगा हमारा प्रोडक्ट, तो उन्होंने बोला कि आप मेरे साथ होलसेल करेंगे क्या। उस समय तक हम होलसेल सोच नहीं पा रहे थे, फिर हमें लगा कि वाई नॉट, की अभी तक तो हम लोग बस जान पहचान वालों के साथ कर रहे थे। जितने भी आपको आउटकम्स मिले आपके रिसर्च से, हमने उन सभी उन आउटकम्स का हाँ, इस्तेमाल आपने अपने हाँ स्टार्टअप में किस प्रकार से करा? तो हमें जैसे जैसे आउटकम मिलता था हम उसको देखते थे हमारे लिए कितना फीजिबल है, क्योंकि आउटकम्स तो बहुत देते हैं। अगर आज हम रेड साड़ी बेच रहे तो आपके पास ब्लैक क्यों नहीं, आप ब्लैक बेच रहे हो तो आपके पास ब्लू क्यों नहीं। तो ये सब आउटकम्स को धीरे धीरे, बिकॉज स्टार्ट कर रहे हैं तो बहुत सारे चैलेंजेस होते हैं, बहुत सारे मिस्टेक्स भी होते हैं, तो हम उन सब मिस्टेक्स पे भी काम करते रहे, बहुत सारे फीडबैक्स पे भी काम करते करते हमने फिर धीरे धीरे करके इसको इस तरह से प्लेटफॉर्म मिले। और आज जब हम सोशल मीडिया भी यूज़ करें तो हम सोशल मीडिया पे थोड़ा चाहते हैं कि हम आपको एडुकेट करें कि हम किस
प्रकार का प्रोडक्ट बेच रहे हैं, आप क्यों खरीदें, आप क्यों इस प्राइस पे खरीदें, आप क्यों इसको किस तरह का स्टाइलिंग कर सकते हैं। तो अब एडुकेशन की तरफ ज़्यादा जा रहे हैं ताकि लोगों को भी समझ आते रहे कि प्रोडक्ट क्या है। वर्तिका जी, आपने अलग अलग जगहों पे एग्जीबिशंस करे फॉर योर ग्रोथ ऑफ स्टार्टअप बिजनेस, तो इन अलग अलग एग्जीबिशंस जो आपने अलग अलग जगहों में किए, इनके क्या एक्सपीरियंसेस निकल कर आए और आपने इन एक्सपीरियंसेस का इस्तेमाल अपनी स्टार्टअप में किस प्रकार से करा? तो जैसा कि मैंने बताया कि हम लोग स्टार्टिंग से ही एग्जीबिशंस पे ध्यान अलग अलग जगहों का अलग अलग टेस्ट रहता अलग होगा। अलग जगह का, सब जगह का टेस्ट है। जो चीज़ हम सोचते हैं कि अब इधर रांची में बिकने वाला है, हम वही चीज़ अगर लेके चल जाते हैं हैदराबाद में, उधर नहीं बिकता है क्योंकि टेस्ट अलग है। तो एक तो पहले तो टेस्ट समझ नहीं आता है कि किसका कहाँ पे कैसा है, तो वो हमने धीरे धीरे समझा। और आपकी टारगेट ऑडियंस है, क्लाइंट्स कौन कौन से रहते हैं जिनके ऊपर आपका मुख्य रूप से फोकस रहता है? मेजरली वर्किंग फीमेल्स जितनी भी हैं हम उनको टारगेट करना चाहते हैं। उसके अलावा हम जितने बुटीक्स के साथ काम करते हैं, ये 2 मेजर कस्टमर बेस है। एंड ऑल्सो सदर्न इंडिया में जितने साउथ इंडिया इज द मोस्ट साउथ इंडिया इज फोकसेबल द पार्ट। बेस्ट। हाँ, दे लव टसर सिल्क। वर्तिका जी, किसी भी बिजनेस को चलाने के लिए पैसों की जरूरत होती है, तो आपके बिजनेस को चलाने के लिए आपके रेवेन्यू जनरेशन मॉडल कौन कौन से रहते हैं? तो अभी तो हम लोग B2B, B2C एंड ऑनलाइन मार्केट प्लेसेस पे ही फोकस कर रहे हैं। और अभी तो हम सिर्फ अमेजोन पे सेल करें, बट अभी हम और मार्केट प्लेसेस पे अपने आप को लिस्टिंग कर रहे हैं। झारखंड स्टेट में क्या यूनिक प्रोवाइड कर रहे हैं आप? जैसा कि मैंने बोला कि हम डिज़ाइन और जॉब वर्क पे काफ़ी काम करते हैं, तो मेजरली हम इसी पे ही काम करके हम उनको एक बहुत ही कंफर्टेबल टसर सिल्क साड़ी दे रहे हैं विथ डिज़ाइंस एंड विथ इनोवेटिव डिज़ाइंस एंड कलर्स। फिलहाल में कितने लोग आपके साथ डायरेक्टली या इनडायरेक्टली जुड़े हुए हैं जिनको आपके माध्यम से एक रोजगार मिल पा रहा है? फ़िलहाल में अगर मैं बोलूँ कि जितने बुनकर और जितने जॉब वर्क जो हमारे साथ करते हैं, अराउंड 40 से 50 लोग हमसे जुड़े होंगे। उनके साथ आपका रेवेन्यू शेयरिंग मॉडल किस प्रकार से है? जॉब बेस है, वर्क बेस है या सैलरी बेस? ये जॉब बेस है, बस जो लोग बुनाई करते हैं वो वेज बेस्ड है, बाकी सारे। कोई संदेश आप न्यू स्टार्टअप्स के लिए देना चाहेंगी संक्षेप में? नए स्टार्टअप्स के लिए ये संदेश दूंगी कि ज़रूर से रिसर्च करिए। मार्केट में कोई ना कोई प्रॉब्लम ज़रूर है जिसको आप टैकल कर सकते हैं। और वंस यू स्टार्ट, आप जब भी स्टार्ट करते हैं आप थोड़ा पेशेंस रखिए, क्योंकि कोई भी चीज़ तुरंत से नहीं होने वाली है। हमने भी बहुत हम भी पैनिक कर जाते हैं, बट पेशेंस रखिए। धीरे धीरे अगर आपको एक आइडिया है तो आप उस पर काम करिए और उसको कैसे आप आगे ले जाना चाहते हैं वो आप देखिए। आप बस पेशेंसली काम करिए। वर्तिका जी, आप हमारे कार्यक्रम में आए और आपने हमारे दर्शकों को इतनी विशेष जानकारी दी, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो आभार। मच। अगले कार्यक्रम में आपसे फिर मुलाकात होगी ऐसे ही किसी नए व्यक्तित्व के साथ। तब तक के लिए हमें और हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार, जोहार।